हेलो बच्चों। देखिए दोस्तों, किसी एटम में अगर हमें इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है तो हमें कुछ नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये नंबर्स कहां से मिलेंगे? आसमान से टपकेंगे या धरती जन्म देगी? ये नंबर्स हमें स्क्रोडिंगर इक्वेशन से मिलेंगे। जी हां, एक नंबर स्क्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं मिलेगा, बाकी 3 नंबर्स स्क्रोडिंगर इक्वेशन से मिलेंगे, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर पाएंगे। ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, इसकी पूरी माया को हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन नेक्स्ट सेशन मैंने डिवोट किया है स्क्रोडिंगर इक्वेशन को। आज हमें इन 4 नंबर्स के साथ खेलना है। ये 4 नंबर्स देखिए क्या है? क्वांटम नंबर्स। द सेट ऑफ 4 नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन completely in atom are called quantum numbers. The first 3 have been derived from Schrodinger wave equation. Last one is not derived from Schrodinger wave equation. जो स्पिन क्वांटम नंबर है, लास्ट क्वांटम नंबर, ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं मिलेगा। ये हमें अलग से डिफाइन करना होगा। देखिए, क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के हैं, इसके टाइप्स की बात की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के हैं। देखिए, ये 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 2, एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा एक और नाम भी होगा इसका। क्या नाम होगा? सब्सिडरी क्वांटम नंबर। जी हां, एक और नाम भी है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 3 देखिए क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। 4th देखिए कौन सा होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। 4th क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। आई होप इनके नेम आपने सुने होंगे। 1 बाय 1 हमें सभी क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जी हां, फर्स्ट की बात हमें सबसे पहले करनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाय नील बोर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आइडिया नील बोर ने सबसे पहले दिया था। बोर साहब की पूरी माया आप देख चुके हैं बोर एटॉमिक मॉडल में। तो देखिए, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो, इसका क्या मीनिंग है? 2 हो, इसका क्या मीनिंग है? 3 हो, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, इफ n इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग है के सेल और फर्स्ट ऑर्बिट। क्या मीनिंग के सेल और फर्स्ट ऑर्बिट? n इज इक्वल टू 2, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है सेकेंड ऑर्बिट और एल सेल। देखिए, n इज इक्वल टू 3, इसका क्या मीनिंग है? थर्ड ऑर्बिट और एम सेल। देखिए, n इज इक्वल टू 4 हो, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है फोर्थ ऑर्बिट और एन सेल एंड सोल। इस प्रकार से कहानी आगे चलती जाएगी। देखिए, एनर्जी का आइडिया हमें कैसे मिल पाएगा और इलेक्ट्रॉन की वेव का साइज हमें इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसे मिल पाएगा। चलिए, इसके बाद बारी है स्मॉल n की वैल्यू को यूज करते हुए कैसे साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कमेंट किया जा सकता है, और एक ऑर्बिट में कितनी वेव बनेंगी और क्या एनर्जी होगी, ये कैसे चेक करना होगा, इस मुद्दे पर हमें डिस्कशन करना है। ये हम स्मॉल n की वैल्यू से
आसानी के साथ चेक कर पाएंगे। देखिए n किस प्रकार से वेरी करने पर नंबर ऑफ वेव्स वेरी होंगी, ये आपके सामने है। 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, n की वैल्यू 1 होगी, n इज इक्वल टू 1। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है नंबर ऑफ वेव 1 होगी, एक वेव बन पाएगी। n इज इक्वल टू 2 है, यानी 2 पाई r इज इक्वल टू 2 लैम्डा। 2 लैम्डा नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी? 2 होंगी। n इज इक्वल टू 3 है, देखिए 2 पाई r इज इक्वल टू 3 लैम्डा। नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी? 3 होंगी। और ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। चलिए इसके बाद एनर्जी पर हमें कमेंट करना है। देखिए टोटल एनर्जी En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसके बाद देखिए डिफरेंट यूनिट में माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर जूल पर एटम। पर मोल में अगर हमें एनर्जी की बात करनी हो तो देखिए माइनस 313.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर किलो कैलोरी पर मोल। इसके अलावा किलो जूल पर मोल में देखिए क्या होगा, एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा किलो जूल पर मोल में। En इज इक्वल टू माइनस 1312 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। इस पूरी माया को हमने अंडरस्टैंड किया है बोर मॉडल के एप्लीकेशन पार्ट में। आई होप आपको भी ये पार्ट काफी मजेदार लगा होगा और आपने इन सभी डेरिवेशन को अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए यहां से हमें क्या मिल पाया था, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होगी। इस प्रकार से एनर्जी को n की वैल्यू से हम चेक भी कर पाएंगे किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। देखिए न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, n इंक्रीज होगा और एनर्जी भी इंक्रीज होगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके अलावा देखिए n की और क्या क्या एप्लीकेशन होंगी। इसके अलावा स्मॉल n को यूज करते हुए एंगुलर मोमेंटम की बात की जा सकती है। जी हां, बोर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम mvr nh बाय 2 पाई के इक्वल होगा। ये क्या है? mvr इज एंगुलर मोमेंटम। आई होप ये भी आपको याद होगा। इसके अलावा rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड, एन स्क्वेयर बाय जेड ए नोट इसकी यूनिट होगी। देखिए rn क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इसको भी आसानी के साथ हम स्मॉल n यूज करते हुए कैलकुलेट कर पाएंगे। r1 r2 r3 r4 की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। देखिए r1 से r2 आपको ग्रेटर मिलेगा, r3 और ज्यादा होगा, r4 और ज्यादा होगा। ऐसे ही r1 से आगे जाएंगे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, rn भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा देखिए स्मॉल n को यूज करते हुए हम vn भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 8 इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। याद कीजिए, यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। यहां से आपको vn मीटर पर सेकंड में मिलेगी या सेंटीमीटर में, सोचिए इसके बारे में। देखिए सेंटीमीटर में मिलेगी, मीटर में अगर आपको बात करनी है तो 100 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जी हाँ, 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 8 इंटू जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड के लिए आपको इसको 100 से डिवाइड करना होगा। इस प्रकार से आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। और देखिए Fn ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, Fn इज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या है, 6.6 इंटू
10⁻15 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन क्यूब। यूनिट क्या होगी? देखिए जेड स्क्वेयर बाय एन क्यूब, इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स होगी। आई होप ये भी आपको याद होगा। इसके अलावा टीएन टाइम पीरियड याद है आपको, डेफिनेशन भी आपको बताई जा चुकी है। जी हां, बोर मॉडल में और इसके एप्लीकेशन पार्ट में इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन हो चुका है। टीएन क्या है? टाइम पीरियड 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू एन क्यूब बाय जेड स्क्वेयर। इसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। जी हां, टाइम है तो यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। इसी को ही रेसिप्रोकल किया गया है तो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड टीएन मिल जाएगा। अगर आपने इसके एप्लीकेशन पार्ट को यहां तक अंडरस्टैंड किया है तो चलिए आगे चलते हैं। आगे वक्त आ गया है सबसेल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का। देखिए पर्टिकुलर सेल से बिलोंग करने वाली कितनी सबसेल्स होंगी, इसकी हमें पूरी माया की बात करनी है। किससे बात करनी है? स्मॉल एन से हमें डिस्कशन करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ सबसेल्स का कैसे आइडिया लगाया जा सकता है। नंबर ऑफ सबसेल्स किसके इक्वल होंगी? स्मॉल एन की इक्वल होंगी। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम यह आइडिया लगा पाएंगे कितनी सबसेल्स उस पर्टिकुलर सेल से बिलोंग करती होंगी। जैसे n1 है, ऑर्बिट नंबर 1 है, यानी सेल नंबर 1 है, के सेल है, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो सबसेल भी 1 होगी। n2 है, ऑर्बिट नंबर 2 है, सेल नंबर 2 है, एल सेल है, उसके लिए नंबर ऑफ सबसेल क्या होंगी? 2 होंगी। n3 है, नंबर ऑफ सबसेल्स 3 होंगी। n4 है, नंबर ऑफ सबसेल्स 4 होंगी। देखिए किस प्रकार से होंगी। जब भी पहली सबसेल होगी इसको s से डिनोट किया जाएगा। 2 सबसेल्स होंगी तो पहली s होगी दूसरी p होगी। 3 होंगी, पहली s दूसरी p तीसरी d। एंड जब भी 4 सबसेल होंगी पहली ऑलवेज s दूसरी ऑलवेज p तीसरी ऑलवेज d एंड लास्ट वन f। अगर ऐसा हुआ n5 हुआ तो उस केस में देखिए s p d f। f के बाद क्या होगा? देखिए f के बाद होगा g होगा। ऐसी सबसेल के अंदर हमें कभी इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करना है, ईश्वर की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना है। ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें जी सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर n इज इक्वल टू 6 है तो कितनी सबसेल्स होंगी? s p d f g एंड h तक पॉसिबल है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है कि f के बाद हमें इलेक्ट्रॉन को g में फिल करना हो, h में फिल करना हो। यानी ये तो तब पॉसिबल हो पाएगा जब d एंड f कंप्लीटली फिल्ड होंगी, उसके बाद ही तो g एंड h की तरफ मूव कर पाएंगे। लेकिन अभी तक नेचर में ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें g एंड h में इलेक्ट्रॉन हो। यानी हमें केवल और केवल यहां तक बात करनी है। मैक्सिमम कहां तक बात करनी है? f तक बात करनी है। ये सभी तो हाइपोथेटिकल केसेस हैं। आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कहानी को इंसानों की कहानी से रिलेट करते हुए हम आगे चलेंगे। अगर आपको किसी भी इंसान तक, किसी भी ह्यूमन बीइंग तक पहुंचना है, किसी भी ह्यूमन बीइंग तक पहुंचना है या इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए? आपको सिटी पता होना चाहिए, इसके बाद आपको सेक्टर नंबर पता होना चाहिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए हाउस नंबर, तभी जाकर आप ह्यूमन बीइंग तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो देखिए आपको क्या पता होना चाहिए? ऑर्बिट या सेल के बारे में पता होना चाहिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए सबसेल के बारे में, इसके बाद ऑर्बिटल के बारे में, और इसके बाद आप लोकेट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को। अगर आपके पास ये सभी इंफॉर्मेशन है, यहां पर सिटी को रिलेट किया गया ऑर्बिट और सेल से, और देखिए सबसेल को रिलेट किया गया सेक्टर नंबर से, और ऑर्बिटल को हाउस नंबर से, और इलेक्ट्रॉन को ह्यूमन बीइंग से। ये सब इंफॉर्मेशन के लिए हमें 4 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। ये नंबर्स क्वांटम नंबर्स है। सबसे पहले क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में
हमारा डिस्कशन हो चुका है। देखिए इसकी इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलेगी, सबसेल की इंफॉर्मेशन अगर हमें पता करनी है तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें एंगुलर क्वांटम नंबर से मिल पाएगी। ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन अगर हमें जाननी है तो ये इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिल पाएगी। और देखिए इलेक्ट्रॉन तक हमें पहुंचना है, यानी फाइनली हमें स्पिन क्वांटम नंबर की भी बात करनी होगी। इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखिए स्पिन क्वांटम नंबर की भी बात की जाएगी। अभी हमने केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया है, तो आगे चलते हैं। क्वांटम नंबर 2 आपके सामने है। एंगुलर क्वांटम नंबर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इसकी हमें बात करनी है। इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड नंबर ऑफ सबसेल्स इन ए सेल। देखिए शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की हमें बात करनी है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसकी हमें बात करनी है। इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। जी हां, 0 to n-1 नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी, ध्यान दीजिएगा। 0 to n-1 नंबर ऑफ वैल्यूज, एक वैल्यू 0 होगी और n-1 वैल्यूज इसके बाद होंगी। तो देखिए n वैल्यूज होंगी। इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। देखिए इसके बारे में हमारा डिस्कशन यहां हो चुका है। n की जो वैल्यू होगी इससे डिसाइड होंगी नंबर ऑफ सबसेल्स। देखिए नंबर ऑफ सबसेल्स 0 to n-1 इस रेंज से हमें मिल पाएंगे। कैसे, यहां हमने देखा एंगुलर क्वांटम नंबर L की जो रेंज है ये 0 to n-1 है, इंक्लूडिंग 0 and n-1। देखिए कैसे, इसके लिए हमें n1 2 3 4 ऐसे कंसिडर करते हुए आगे बात करनी होगी। जैसे n1 है, n is 1, इस केस में देखिए L क्या होगा, 0 to n-1 यानी 0 to 0 0 ही होगा, L 0 होगा। यानी नंबर ऑफ सबसेल 1 होगी। और ऐसी सबसेल को, पहली सबसेल को क्या कहते हैं, S बोलते हैं, S सबसेल कहेंगे। क्या होगी, S सबसेल। ऑर्बिट और सेल से बिलोंग करने वाली सबसेल कौन सी होगी, S सबसेल होगी। n2 हुआ तो देखिए 0 to n-1, 0 to n-1, n2 हुआ, 2 पुट किया, 0 to 1, यानी L की वैल्यूज कौन कौन सी, 0 1 है। तो यहां देखिए नंबर ऑफ सबसेल्स कितनी होंगी, 2 होंगी। कौन कौन सी होगी, पहली ऑलवेज क्या होगी, S होगी, दूसरी क्या होगी, P होगी। इस प्रकार से सबसेल्स मिलती हैं। रेंज क्या है, 0 to n-1। यहां देखिए n3 हुआ, ध्यान से सुनिए, n3 हुआ तो L की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 0 1 2। देखिए L0 का क्या मीनिंग है, L0 का मीनिंग है S, L1 का क्या मीनिंग है P, L2 का क्या मीनिंग है, तीसरी सबसेल क्या होगी, D होगी। इस प्रकार से 3 सबसेल्स आपको मिल जाएंगी। N4 हुआ, L की कितनी वैल्यूज होंगी, 4 वैल्यूज होंगी, 0 1 2 3। देखिए N को यहां पर क्या पुट किया, 4, 0 to 4-1 यानी 0 to 3, 0 1 2 3, 4 वैल्यूज होंगी। इसके कोरिस्पोंडिंग देखिए S P D F सबसेल्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही N5 हुआ, N6 हुआ, और आगे भी बात की जा सकती है। N5 हुआ, L की वैल्यूज 0 to n-1, 0 1 2 3 4। देखिए 5 वैल्यूज होंगी सबसेल्स S P D F। F के बाद अगर कोई सबसेल एग्जिस्ट हुई तो कौन सी होगी, जी। लेकिन अभी तक जो सबसेल की एग्जिस्टेंस की बात की गई है F तक ही हमें बात करनी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को फिल हमें F तक ही करना है। इतनी सबसेल्स हो सकती हैं। अगर कोई मायावी एलिमेंट एग्जिस्ट किया तो उस केस में G सबसेल एग्जिस्ट हुई तो इसकी बात भी हम फ्यूचर में कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। N6 हुआ तो L की वैल्यूज 0 1 2 3 4,
5 तक मिलेंगे हमें। रेंज देखिए 0 to n-1, n को यहां पर हमने 6 पुट किया, 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज मिली हमें S P D F G के बाद अगर कोई सबसेल एग्जिस्ट हुई तो उस केस में कौन सी होगी? H होगी। इतनी सबसेल्स हमें मिल पाएंगी। देखिए यहां नंबर ऑफ सबसेल्स 2 थी, n इज इक्वल टू 3 के केस में नंबर ऑफ सबसेल्स 3 हुई, n इज इक्वल टू 4 के केस में नंबर ऑफ सबसेल्स 4 होंगी, n इज इक्वल टू 5 के केस में नंबर ऑफ सबसेल्स 5 होंगी, n की वैल्यू 6 हुई तो नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होंगी? n की वैल्यू 6 हुई तो नंबर ऑफ सबसेल्स 6 होंगी। कौन कौन सी होंगी? ये पूरी माया आपके सामने है। देखिए इस टेबल को ध्यान से देखने के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ होगा? इस टेबल को ध्यान से देखने के बाद आपको यह रियलाइज हुआ होगा नंबर ऑफ सबसेल n के इक्वल है, नंबर ऑफ सबसेल n के इक्वल है, नंबर ऑफ सबसेल n के इक्वल है। जी हां, हर केस में नंबर ऑफ सबसेल्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के इक्वल है। आई होप आपने भी इसको एक बेहतरीन अंदाज में नोटिस किया होगा। नंबर ऑफ सबसेल्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के इक्वल है। एक और पॉइंट देखिए, जब भी पहली सबसेल की बात की गई है L इज इक्वल टू 0 के कोरस्पोंडिंग, ये पहली सबसेल जब भी L इज इक्वल टू 0 के कोरस्पोंडिंग हमने यहां डिस्कस की कौन सी है? S होगी। ऑलवेज क्या होगी? S होगी। देखिए L इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग, देखिए जो भी सबसेल होगी ये कौन होगी? किससे डिनोट करेंगे इसको? ये सेम होगी, इसको हम P से डिनोट करेंगे। ऐसे ही L इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग जो भी सबसेल होगी इसको डिनोट किया जाएगा किससे? इसको हम D से डिनोट करेंगे। ऐसे ही L इज इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग आगे बात की जाए तो जो भी सबसेल आपको मिलेगी ये कौन सी होगी? इसको हम F से ही डिनोट करेंगे। ये आपको नोट करना है। देखिए हर L0 के कोरस्पोंडिंग क्या होगा? S सबसेल होगी। हर L1 के कोरस्पोंडिंग P सबसेल होगी। हर L2 के कोरस्पोंडिंग D सबसेल होगी। हर L3 के कोरस्पोंडिंग क्या होगी? F सबसेल होगी। ध्यान से देखिए, आपको यह डाउट भी आ सकता है n की वैल्यूज डिफरेंट हो और l की वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो उस केस में क्या होगा? आइए इस पूरी माया को जानने के लिए एक बार फिर से यहां डिस्कस करना होगा n1, n2, n3, n4 के कोरस्पोंडिंग क्या होगा। देखिए l की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, इसकी पूरी रेंज हम जानते हैं 0 to n-1। यहां पर n1 पुट करने पर l क्या मिलता है? 0। n2 पुट करने पर l क्या मिलता है? 0 and 1। देखिए n3 पुट करने पर l क्या मिलता है? 3 वैल्यूज होंगी, 0 1 2। n4 पुट करने पर 0 to 4-1, देखिए 4 वैल्यूज होंगी, L0, L1, L2, L3। देखिए इस प्रकार से हर L0 को S बोला जाएगा। जी हां, हर L0 किसको इंडिकेट करता है? हर L0 इसको इंडिकेट करता है S सबसेल को, हर L1 P सबसेल को, हर L2 D सबसेल को, हर L3 F सबसेल को। ऐसे यहां पर आसानी के साथ हम भी इंडिकेट कर सकते हैं L0 के कोरस्पोंडिंग कौन सी सबसेल होगी? L0 के कोरस्पोंडिंग S सबसेल होगी। क्या ये सभी S सेम होंगी? जी नहीं, सेम नहीं होगी। ये देखिए N1 के कोरस्पोंडिंग है, ये N2 के कोरस्पोंडिंग है, ये N3 के कोरस्पोंडिंग है, ये N4 के कोरस्पोंडिंग है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको बोला जाएगा 1S। N1 के कोरस्पोंडिंग, ये N2 के कोरस्पोंडिंग 2S, N3 के कोरस्पोंडिंग 3S, N4 के कोरस्पोंडिंग 4S। देखिए इन सभी के लिए L1 है, हर L1 के कोरस्पोंडिंग क्या होगी? P सबसेल। क्या ये सभी P सेम होंगी? जी नहीं, इसके लिए N2 है 2P, इसके लिए N3 है 3P, इसके लिए N4 है 4P। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यहां देखिए हर L2 के कोरस्पोंडिंग क्या होगी? D सबसेल।
अब देखिए ये N3 के कोरस्पोंडिंग B है, ये N4 के कोरस्पोंडिंग है 3D 4D, इस प्रकार से इनको डिनोट किया जाएगा। ये देखिए L3 के कोरस्पोंडिंग कोई भी L3 हो, इसके कोरस्पोंडिंग जो भी सबसेल होगी इसको बोला जाएगा F। ये कौन सी F होगी? देखिए N4 के कोरस्पोंडिंग जो F है ये F 4F होगी, यानी और कहीं F होगी तो उस F को NF से इंडिकेट किया जाएगा। जी हाँ, NF से। N क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे ही कोई भी S हुई उसको NS से, कोई भी S हुई उसको NS से, कोई भी P हुई उसको NP से, कोई भी D हुई उसको ND से, और कोई भी F हुई उसको NF से। उस पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड जो भी सबसेल होंगी उसको देखिए इस प्रकार से इंडिकेट किया जाएगा NS NP ND NF से। तो देखिए इस प्रकार से सबसेल्स को N यूज करते हुए साथ में इनके सिंबल को यूज करते हुए इंडिकेट किया जाएगा। इससे यह आइडिया मिल पाएगा कौन से ऑर्बिट से बिलोंग करती है और कौन सी सबसेल है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। देखिए एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड बात काफी पहले हो चुकी है। अब हमें एक टर्म को जानना है जिसको बोला जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये टर्म हमें स्क्रोडिंगर इक्वेशन से मिलती है। कौन सी टर्म को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं? इसको हमें डिनोट करना है L से। ये देखिए स्मॉल l होगा एंगुलर क्वांटम नंबर L इंटू L+1 इंटू h/2π। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है अंडर L इंटू L+1 इंटू h कट। h कट क्या है? h कट इज h/2π। L की वैल्यूज हम जानते हैं, L की वैल्यूज इस प्रकार से हो सकती हैं। L 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। जी हाँ, 0 1 2 3 इस प्रकार से L मिलेगा। देखिए 0 होगा तो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सी सबसेल होगी? S होगी। 1 हुआ कौन सी सबसेल होगी? P होगी। 2 हुआ D होगी। 3 हुआ F होगी। तो अगर बात की जाए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसके लिए देखिए क्या होगा? अंडर L इंटू L+1 इंटू h/2π। L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू इस केस में 0 है, तो देखिए 0 पुट करने के बाद 0 इंटू 0+1 इंटू h/2π, ये क्या मिलता है? 0 मिलता है। अब देखिए P के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम P के लिए क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, P के L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू 1 होगी। आइए L1 पुट करें। L को 1 पुट करने के बाद अंडर L इंटू L+1 क्या मिलता है? देखिए 1 इंटू 1+1 इंटू h/2π, ये मिलता है अंडर 2 इंटू h/2π। अब देखिए आगे L को 2 पुट करने के बाद, L को 2 पुट करने के बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या मिलता है? L को 2 पुट करने के बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखिए ये मिलता है अंडर L इंटू L+1, यानी 2 इंटू 2+1 इंटू h/2π, ये मिलता है अंडर 2 इंटू 3 अंडर 6 इंटू h/2π। आई होप ये आपने भी कैलकुलेट किया है। ध्यान से देखिए, अगर आप याद कर चुके हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के इस बेहतरीन फॉर्मूला को, तो इसको अप्लाई कीजिए F के लिए और फाइनल आंसर तक हमें पहुंचना होगा इसको अप्लाई करते हुए। देखिए F के लिए क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम F के लिए इक्वल होगा अंडर L इंटू L+1 इंटू h/2π, और यहां पर पुट करना होगा L को 3। L3 पुट करने के बाद देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको क्या मिलता है? 3 इंटू 3+1, ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, यानी अंडर 12 इंटू h/2π।
चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शेप पर कमेंट करना है। तो एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से कैसे कमेंट किया जा सकता है, आइए इस पूरी माया को अंडरस्टैंड करें। अगर बात की जाए एस की, पी की, डी की, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसा होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर हमें कमेंट करना है, ये कैसा होगा। अगर बात होगी एस की, तो ये होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल होगा ये। अगर पी की बात होगी तो ये डंबल होगा। डी कैसा होगा, डी जनरली डबल डंबल होगा। जनरली क्या होगा, डबल डंबल होगा। एफ कॉम्प्लेक्स होगा, इतना कॉम्प्लेक्स होगा, इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे। एफ होगा कॉम्प्लेक्स। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया है। ये स्फेरिकल है, ये डंबल शेप का है, ये डबल डंबल है। साथ में ड्रॉ भी कीजिए इसको। जनरली डी कैसा होगा, डबल डंबल होगा, और ये कॉम्प्लेक्स होगा, इसको हमें ड्रॉ नहीं करना है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा और साथ में लर्न भी किया होगा। अगर ऐसा आप कर चुके हैं तो आगे चलना होगा। अब हमें थर्ड क्वांटम नंबर की बात करनी है। हमें बात करनी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाय लिंडे। इट डिस्क्राइब्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल क्या है, काफी बार इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन हो चुका है। देखिए ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिटल बिलोंग करता है सबसेल से, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिटल इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस। ऑर्बिटल is a 3-dimensional space where electron finding probability is maximum। ऑर्बिटल इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को। जी हां, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे क्या हो, ज्यादा हो। एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो, सबसे ज्यादा हो। आइए इन ऑर्बिटल्स के लिए हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्या मिलता है, ये मायावी इक्वेशन क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे। लेकिन हमें मिलता क्या है, इसकी बात हमें आज इस सेशन में करनी है। इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। देखिए L वैल्यूज नेगेटिव साइड है, L वैल्यूज पॉजिटिव साइड है, और एक 0 वैल्यू भी है। तो टोटल वैल्यूज कितनी हुई, L इधर और एक 0 वैल्यू, टोटल वैल्यूज हुई 12+1। कितनी हुई, 12+1। चलिए इसके बाद बात करनी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डिफरेंट वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग कैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिफरेंट डायरेक्शन में मिलता है। आइए इसकी बात करें। देखिए n1 होगा तो L क्या होगा, L की रेंज होगी 0 to n-1, और M की क्या रेंज होगी, -L to +L। M की रेंज ये होगी। n1 है तो L क्या होगा, n1 है तो यहां 1 पुट करने के बाद L हमें 0 मिल पाएगा। L 0 है तो देखिए ये कौन सी सबसेल होगी, ये सबसेल S होगी, और n1 है तो ये 1s होगी। अब देखिए L 0 है तो देखिए इस केस में M क्या होगा, -L to +L। 0 पुट करने के बाद M भी 0 मिलेगा, यानी डिफरेंट वैल्यूज नहीं मिलती है। यानी 1s क्या होगा, 1s इज डायरेक्शनलेस। अगर डिफरेंट वैल्यूज होती तो डिफरेंट डायरेक्शन होती। यहां पर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। A की वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, S इज डायरेक्शनलेस। इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, इसके बारे में डिटेल में बात होगी, टेंशन नहीं लेनी है। देखिए आगे n2 है तो इस केस में क्या होगा, n2 है तो L की वैल्यूज 0 and 1 पॉसिबल है। 0 to n-1, 0 to 2-1। L की वैल्यूज इस प्रकार से पॉसिबल हैं 0 1। 0 के कोरस्पॉन्डिंग S होगा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग P होगा। ध्यान दीजिएगा n2 है तो ये 2s होगा,
N2 है तो ये क्या होगा 2p होगा। अब देखिए L0 है तो m की वैल्यूज क्या होंगी, m की a की वैल्यू होगी, L0 है तो m भी क्या होगा 0 होगा। L0 देन m इज ऑल्सो 0। L1 उस केस में m की वैल्यूज -L2 प्लस L -1 0 प्लस 1, इस केस में 3 वैल्यूज होंगी। यानी यहां पर जो p आपको मिलेगा 2p के कोरस्पोंडिंग, ध्यान दीजिएगा 3 वैल्यूज है, यानी p क्या होगा, ये डायरेक्शनल होगा। p कैसे डायरेक्शनल होगा, आइए इसकी पूरी माया को जाने। यहां पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बात करनी होगी s की। जो 2s है अगेन ये क्या होगा डायरेक्शनलेस, ये किसको इंडिकेट करता है 2s को, ये होगा डायरेक्शनलेस। s हमेशा क्या होगा डायरेक्शनलेस, इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि l की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। l 0 है तो m क्या होगा 0 होगा। p हमेशा क्या होगा डायरेक्शनल होगा, p के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और m की वैल्यू 3 होंगी, -1 0 प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे 3 वैल्यूज क्यों हैं, तो देखिए 3 वैल्यूज इसलिए हैं क्योंकि 3 डायरेक्शन 2px 2py 2pz ये पॉसिबल है। अब सवाल ये उठता है 2px कैसा होगा, 2py कैसा होगा, 2pz कैसा होगा। देखिए क्या होगा 2pz होगा, 2px 2py 2pz कैसा होगा, इसकी हमें बात करनी है। ध्यान से देखिए जो डायरेक्शनलेस है उसको हमें एक बॉक्स से इंडिकेट करना होगा। जैसे m की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, इसको मैंने एक बॉक्स से इंडिकेट किया। यहां देखिए m की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, इसको भी मैंने एक ही बॉक्स से इंडिकेट किया। फर्दर इसका पार्टीशन नहीं होगा, देखिए एक बॉक्स से इंडिकेट किया, इसको भी एक ही बॉक्स से इंडिकेट किया, लेकिन इसका पार्टीशन होगा 2p का पार्टीशन होगा। यहां पर m की 3 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं, x y एंड z डायरेक्शन में 3 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं। देखिए -1 0 प्लस 1, तो इसका हमें पार्टीशन करना होगा। ये इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, देखिए एक 2px के लिए, एक 2py के लिए और एक 2pz के लिए। कौन कौन सी वैल्यूज है, -1 0 प्लस 1। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए p की देखिए कौन कौन से डायरेक्शन पॉसिबल हैं, 2px 2py 2pz। ये दिखने में कैसे होंगे, l इज इक्वल टू 1 ये p के लिए होगा, फॉर p l इज इक्वल टू 1, p के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, हर p के लिए l 1 होगा और हर p के लिए m की वैल्यूज -1 0 प्लस 1 होंगी। ये मैं आपको बताना चाहूंगा -1 प्लस 1 ये वैल्यूज px एंड py के कोरस्पोंडिंग है, यानी -1 प्लस 1 में से कोई भी px हो सकता है, कोई भी py हो सकता है, लेकिन 0 के कोरस्पोंडिंग ऑलवेज क्या होगा pz होगा। ऐसी इंफॉर्मेशन स्क्रोडिंगर इक्वेशन से मिलती है। अगर ऐसी इक्वेशन स्क्रोडिंगर इक्वेशन से मिलती है, आइए एक बेहतरीन अंदाज में तीनों ही डायरेक्शन में p की बात करते हैं। p डंबल शेप का होगा, ये तो आप जानते ही हैं। अगर p डंबल शेप का होगा तो ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस है। तो देखिए px दिखने में कैसा होगा, x एक्सिस के ऊपर डंबल होगा, ये px होगा। py दिखने में कैसा होगा, ये देखिए y एक्सिस के ऊपर डंबल होगा, ये py होगा। y एक्सिस के ऊपर डंबल हुआ तो ये py होगा। pz कैसा होगा, ये देखिए z एक्सिस के ऊपर डंबल हुआ, ये x ये y ये z। तो देखिए z एक्सिस के ऊपर डंबल, ये क्या हुआ, ये pz हुआ। इस प्रकार से हमने px py pz की बात कर ली है। m की 3 डिफरेंट वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग किस प्रकार से हमें डंबल मिलता है, इसकी हम बात कर चुके हैं। आई होप इसको आपने भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो हर p के लिए ये 3 ओरिएंटेशन आप याद कर लीजिए, px py pz इस प्रकार से होंगे। px के केस में x एक्सिस के ऊपर डंबल होगा, py के केस में y एक्सिस पर डंबल होगा, pz के केस में
जेड एक्सिस पर क्या होगा, डंबल होगा। आई होप आपने तीनों ही नोट कर लिए हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी है n इज इक्वल टू 3 के लिए। n 3 है तो l की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं। n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू 0 to n माइनस 1, 0 to n माइनस 1, ये वैल्यूज पॉसिबल हैं। l की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 0 1 2, ये 3 वैल्यूज l की पॉसिबल होंगी। L0 को हम क्या बोलेंगे, L0 को S बोलेंगे, ये S है। L1 को P हम जानते हैं, L2 को D। इस प्रकार से देखिए, S के लिए एक पॉसिबिलिटी होगी, P के लिए एक और सबसेल होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी होगी, D के लिए एक और पॉसिबिलिटी होगी। इस प्रकार से D सबसेल होगी। L से हमें सबसेल की इंफॉर्मेशन मिलती है और इसके बाद M से हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, M से हमें इंफॉर्मेशन मिल पाएगी इस सबसेल के कोरस्पॉन्डिंग जो 3 डायमेंशनल स्पेस हैं, ऑर्बिटल्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमें M से मिल पाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर L 0 है तो M क्या होगा, M भी 0 होगा। अगर M 0 हुआ यानी M की वैल्यूज -L2 + L है। L को 0 पुट करने के बाद M 0 मिलता है, तो देखिए कोई डिफरेंट डायरेक्शन आपको नहीं मिल पाएगी, यानी M 0 के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलता है, N 3 है और L 0 के कोरस्पॉन्डिंग S है, तो कौन सा S होगा, ये 3S होगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी, ये डायरेक्शन लेस है, यानी इसका फर्दर पार्टीशन नहीं करना होगा। अब देखिए L1 है, 3P के कोरस्पॉन्डिंग M क्या होगा, L1 है तो इसके लिए M क्या होगा, यहां देखिए L0 था, यहां बात की जाएगी L1 की, इसके कोरस्पॉन्डिंग M क्या होगा, -L2 + L, M होगा -1 0 + 1। कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हर P के लिए L की 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, यानी 3 ओरिएंटेशन होंगी। कौन कौन सी 3 ओरिएंटेशन होंगी आप देख चुके हैं। ये देखिए -1 0 + 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम बात कर चुके हैं। देखिए Px Py Pz की, यानी 3P के लिए हमें यहां पर इस बॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कौन कौन सी ओरिएंटेशन होंगी, देखिए -1 0 + 1 के कोरस्पॉन्डिंग इस प्रकार से क्या मिलती है ओरिएंटेशन, Px Py एंड 0 के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलती है, Pz। आई होप आपने इन तीनों ही ओरिएंटेशन को पहले भी देखा है, एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे तो केवल और केवल यहां पर इस ऑर्बिटल का साइज ही इंक्रीज होगा, n इंक्रीज होने से बाकी ओरिएंटेशन आपको ऐसी मिलेंगी। यानी 2p और 3p को कंपेयर किया जाए, होंगे दोनों ही डंबल, लेकिन 3p बड़ा डंबल होगा और 2p क्या होगा, छोटा डंबल होगा। यानी अगर यहां पर कंपैरिजन की बात की जाए, 2p एंड 3p के ओरिएंटेशन आपको सेम ही मिलेगी। इस प्रकार से 2p क्या होगा, एक छोटा डंबल होगा, 3p बड़ा डंबल होगा। इस प्रकार से n इंक्रीज करने पर साइज क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा। हर p डंबल शेप का होगा, n इंक्रीज करने पर साइज इंक्रीज हो जाएगा, n डिक्रीज करने पर साइज डिक्रीज हो जाएगा, बाकी आपको डंबल ही मिलेगा। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब यहां देखिए, यहां पर अगर 2s और 3s को कंपेयर किया जाए तो कैसा होगा कंपैरिजन। देखिए अगर 2s 3s की कंपैरिजन की बात की जाए, 2s कैसा होगा दिखने में, 2s स्फेरिकल होगा, 2s एक छोटा स्फीयर होगा, 3s बड़ा स्फीयर होगा। ये देखिए n की वैल्यू इंक्रीज हुई, n इंक्रीज हुआ तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो भी स्टेटमेंट इस टाइप की p के लिए वैलिड है, वही स्टेटमेंट s के लिए वैलिड होगी, d के लिए वैलिड होगी, f के लिए वैलिड होगी। जी हां, n की हाइयर वैल्यू के लिए साइज क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमें बात करनी है d के लिए। p के लिए कहानी क्या होगी, सेम होगी। अब बात करते हैं L2 के लिए।
L2 के लिए इसके कितने पार्टीशन होंगे अगर बात की जाए L2 की? ध्यान दीजिएगा, इसके 5 पार्टीशन होंगे। कैसे? 1 2 3 4 5, -2 -1 0 +1 +2। डी के लिए 5 पार्टीशन होंगी। देखिए एम की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। इसके लिए एम की वैल्यूज पॉसिबल हैं -2 -1 0 +1 +2। 5 वैल्यूज पॉसिबल है। -L2 + L, हमने L को क्या पुट किया? हमने L को 2 पुट किया। -L2 + L, -2 -1 0 +1 +2। 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं, यानी डी की कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं? 5 ओरिएंटेशन डी की पॉसिबल हैं। आइए इसकी बात करें, बिल्कुल ध्यान से देखिए। L2 के लिए m की 5 वैल्यूज हैं, यानी 5 ओरिएंटेशन होंगी, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और ये कौन सा डी है? N3 के लिए ये डी होगा 3D। आइए डी के लिए बात करें। डी के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन सी डायरेक्शन होंगी? इसकी पूरी माया को हमें जानना है। फॉर एनी टाइप ऑफ डी L = 2। तो देखिए m की वैल्यूज क्या होंगी? -2 -1 0 +1 +2। 5 वैल्यूज हैं, यानी डी की कितनी डायरेक्शन होंगी? 5 होंगी। dxy, dyz, dzx, dx² -y², dx² -y², dz²। देखिए dxy का क्या मीनिंग है? ध्यान दीजिएगा, dxy का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हमें xy प्लेन की बात करनी होगी। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो देखिए dxy कैसा होगा? d होगा डबल डंबल, और इसमें dxy ऐसा होगा। एक्सिस के बीच में डबल डंबल बनाया जाए तो ये होगा dxy। अगर बात हो dyz की, तो dyz कैसा होगा? सोचिए इसके बारे में। मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? ये यहां पर z एक्सिस है। तो y एंड z एक्सिस के बीच अगर डबल डंबल बनाया जाए इस प्रकार से, देखिए y एंड z एक्सिस के बीच अगर बनाया जाए डबल डंबल, तो ये क्या होगा? ये होगा dyz। जी हां, dyz और dzy। ये होगा dyz और dzy। चलिए इसके बाद बारी है dzx की। dzx दिखने में कैसा होगा? इसके लिए सबसे पहले मैंने z एक्सिस को ड्रॉ किया, उसके बाद x को, और z एंड x के बीच में डबल डंबल ऐसा होगा। देखिए इसको बोलेंगे dzx। देखिए इसको क्या बोलेंगे? dzx। ये आपके सामने है। इसके बाद dx² -y² की बात करनी है। ये x, ये y। अगर x एंड y एक्सिस के ऊपर, x एंड y एक्सिस के ऊपर अगर बनाया जाए डबल डंबल, ये देखिए x एंड y एक्सिस के ऊपर मैंने डबल डंबल बनाया। इस डबल डंबल को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे dx² -y²। अब लास्ट टाइप के डी की बात करनी है। देखिए लास्ट टाइप का डी कैसा है? dz² है। ये z एक्सिस और बात करनी है dz² की। देखिए x y एक्सिस के बीच में डबल डंबल बना चुके हैं, y z एक्सिस के बीच में भी बना चुके हैं, z एंड x के बीच में भी डबल डंबल बनाया है, और x एंड y के ऊपर भी बना चुके हैं। देखिए अब देखिए एक ही एक्सिस रिमेनिंग है, दैट एक्सिस इज z एक्सिस। तो z एक्सिस के ऊपर तो एक ही डंबल बन पाएगा। तो देखिए दूसरे डंबल की बजाय यहां पर dz² के केस में एक रिंग होगी। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग होगी। ये आपके सामने है, ये dz² है। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस प्रकार से सभी टाइप के डी डबल डंबल है एक्सेप्ट dz²। dz² इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल डंबल एंड रिंग। dz² एक सिंगल डंबल एंड रिंग का कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखिए dz² एक स्पेशल केस है डंबल प्लस रिंग का, बाकी सभी डी डबल डंबल है। अब देखिए अब बारी है m की 5 डिफरेंट वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने की।
m0 किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा? देखिए m0 असाइंड होगा dz² को, और इसके अलावा m प्लस माइनस 1, यहां देखिए z की पावर 1 है, यहां z की पावर 2 थी तो m0 असाइंड था इसके लिए, यहां देखिए m प्लस माइनस 1 असाइंड होगा, z की पावर 1 है, यहां z प्रेजेंट ही नहीं है तो m असाइंड होगा प्लस माइनस 2, इसके लिए प्लस 2 तो इसके लिए माइनस 2, इसके लिए माइनस 2 तो इसके लिए प्लस 2, इसके लिए प्लस 1 तो इसके लिए माइनस 1, इसके लिए माइनस 1 तो इसके लिए प्लस 1। इस प्रकार से m की वैल्यूज पॉसिबल होंगी। आई होप इसको आपने याद भी कर लिया होगा। और इस प्रकार से d की कैसे डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकती हैं ये आप जान चुके हैं। अब वक्त हो गया है आगे चलने का, आगे बढ़ने का। अब हमें n इज इक्वल टू 4 के लिए बात करनी है। n इज इक्वल टू 4 का केस है तो क्या होगा? l की वैल्यूज देखिए 0 to n माइनस 1 कितने पॉसिबल हैं? 0 1 2 3। देखिए L0 के लिए क्या होगा? S होगा, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। किस प्रकार से होगा आइए इसकी बात करें। देखिए L0 के लिए S होगा, यहां बात करते हैं। L1 के लिए P, L2 के लिए D, L3 के लिए F। देखिए यहां बात होगी S की, यहां बात होगी P की, यहां D को डिस्कस किया जाएगा, यहां पर F को डिस्कस किया जाएगा। चलिए आगे बात करें। M की डिफरेंट वैल्यूज क्या पॉसिबल हैं? -L टू प्लस L। M की डिफरेंट वैल्यूज -L टू प्लस L, यानी L0 है, L0 है तो M भी क्या होगा? M भी 0 होगा, यानी ये होगा डायरेक्शनलेस। और ये देखिए कौन सा S होगा? L0 के लिए कौन सा S होगा? 4S होगा, ये 4S है, डायरेक्शनलेस है। अब देखिए आगे देखिए L1 है, L इज इक्वल टू 1 तो M की वैल्यूज क्या क्या होंगी? L1 है तो M की वैल्यूज -L टू प्लस L, -1 0 प्लस 1। कितनी वैल्यूज होंगी? M की 3 वैल्यूज होंगी। और 3 वैल्यूज क्यों होंगी? देखिए P की 3 ओरिएंटेशन होंगी। P की 3 ओरिएंटेशन कौन सी होंगी ये आप जानते हैं। -1 0 प्लस 1 के लिए कौन कौन सी 3 ओरिएंटेशन होगी? याद कीजिए PX PY PZ, P कोई भी हो यही होंगी 3 ओरिएंटेशन, आप जानते हैं इस चीज को। और देखिए L2 के लिए, L2 हुआ तो कितनी होंगी ओरिएंटेशन? L इज इक्वल टू 2, इसके लिए M की -2 -1 0 +1 +2, ये 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं, यानी यहां पर 5 ओरिएंटेशन होंगी। आई होप इसको भी आप जानते होंगे। 5 ओरिएंटेशन कौन सी होंगी इसके बारे में अभी अभी हमारा डिस्कशन हो चुका है। -2 -1 0 +1 +2, ये होंगी 5 ओरिएंटेशन। और अब हमें ध्यान देना है L3 के ऊपर, पूरा ध्यान L3 पर देना है। L3 हुआ तो क्या होगा? देखिए इसके बाद यहां बात करते हैं। L इज इक्वल टू 3 के लिए M की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 वैल्यूज पॉसिबल हैं। ध्यान दीजिएगा L3 के लिए यहां पर M की 7 वैल्यूज पॉसिबल हैं, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस F सबसेल के कोरस्पॉन्डिंग कितनी ओरिएंटेशन होंगी? 7 ओरिएंटेशन होंगी। यानी इसको हमें इस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट करना होगा। 7 ओरिएंटेशन होंगी। ध्यान से देखिए सबसेल हमारे पास F है और इसके लिए M की 7 वैल्यूज हैं। किस प्रकार से हैं? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड लास्ट वैल्यू इज +3। ये 7 वैल्यूज हैं। इसका क्या मीनिंग है? ये जो बड़ा बॉक्स है ये सबसेल है और ये स्मॉलर बॉक्सेस क्या हैं? ये स्मॉलर बॉक्सेस ऑर्बिटल्स हैं, यानी F के कोरस्पॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ये होंगे 7। आइए इनके बारे में बात करें। 7 कौन कौन से होंगे? देखिए F सबसेल के 7 ऑर्बिटल्स इस प्रकार से होंगे 1 2 3 4 5 6 7।
यहां से बात करते हैं, एफ जेड क्यूब एफ एक्स जेड स्क्वेयर एफ वाई जेड स्क्वेयर एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एफ वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एफ जेड इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एफ एक्स वाई जेड। अब देखिए कौन से ऑर्बिटल के लिए m की कौन सी वैल्यू होगी, z की पावर 3 है, इसके लिए m 0 होगा, z की पावर 2 है, इनके लिए देखिए m की वैल्यूज प्लस माइनस 1 होंगी। यहां देखिए z की पावर 1 है, इनके लिए m की वैल्यूज प्लस माइनस 2 होंगी। यहां देखिए z है ही नहीं तो m क्या होगा, प्लस माइनस 3 होगा, यानी इसके लिए प्लस 1 तो इसके लिए माइनस 1, इसके लिए माइनस 1 तो इसके लिए प्लस 1। यहां देखिए इसके लिए अगर ये प्लस 3 है तो इसके लिए माइनस 3, इसके लिए माइनस 3, इसके लिए प्लस 3। यहां देखिए इसके लिए प्लस 2, इसके लिए माइनस 2, अगर इसके लिए माइनस 2 तो इसके लिए प्लस 2। इस प्रकार से आपके पास वैल्यूज होंगे m की इन पर्टिकुलर f ऑर्बिटल्स के लिए। इसी के साथ f ऑर्बिटल्स का ये डिस्कशन हमारा यही कंप्लीट हुआ और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इतना ही। चलिए इसके बाद बारी है लास्ट क्वांटम नंबर की, दैट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर को गोल्डस्टीन ने प्रपोज किया और ये क्या डिस्क्राइब करता है, आइए इसकी बात करें। स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज वैल्यूज प्लस हाफ और माइनस हाफ। देखिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर पाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ पाए जाएंगे। अब स्पिन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इस प्रकार से सर्कुलर पाथ में। देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी हो सकता है, ये आप नहीं जानते होंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट इस प्रकार से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की 2 पॉसिबिलिटीज हैं और अगर इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर क्लॉकवाइज हुई तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होने से क्या फायदा होगा। ध्यान से देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में हैं और काफी पास हैं, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, इन दोनों के बीच होगी रिपल्शन और इन दोनों के बीच रिपल्शन के साथ साथ यहां स्पिन अपोजिट होने की वजह से अट्रैक्शन भी होगी। जी हां, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से यहां पर लगेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। यानी इस केस में हम बोल सकते हैं ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। इस स्पिन को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत होगी एक और क्वांटम नंबर की, दैट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए इस प्रकार से प्लस हाफ और माइनस हाफ वैल्यूज असाइन होंगी इन अपोजिट स्पिन के लिए। प्लस हाफ रेफरेंस के लिए क्लॉकवाइज माना गया है, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज माना जाता है। देखिए इस केस में हम बोलेंगे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स देयर क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, ये केवल क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। एक स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग, इसका कोई भी क्लासिकल एनालॉग नहीं है। इसको हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव नहीं करते हैं, इसको हमने थ्योरेटिकली डिफाइन किया है। आई होप इस पूरी माया को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्वांटम नंबर्स को रिवाइज करेंगे, अपनी कहानी को फिनिश करेंगे और एक मायावी इक्वेशन के बारे में जानेंगे, दैट इक्वेशन इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसके साथ में हमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग की बात करनी है, आउबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की भी हमने बात करनी है और कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस होगी नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट सेशन के बाद स्टार्ट होगा, दैट चैप्टर इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए आप इंतजार करें, ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।
पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।